हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि सर्वसाधारण को या किसी को भी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए किसी नेता की या किसी संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता है। क्या अदालतों में न्याय इतनी जो जिस गति से मिलता है क्या उस हिसाब से सही मिलता है? क्या अदालतें जो न्याय देती हैं उनसे सर्व समाज का भला हो रहा है? अगर हो रहा है तो समाज के लोग अदालतों में जाने से कतराते क्यों हैं? लोग अदालत की अपेक्षाकृत एक नेता की, एक गुंडे की चौखट खटखटाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। और भारत की स्थिति जातिवाद बढ़ता ही जा रहा है, न्याय व्यवस्था लचरी होती जा रही है। भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अगर विकसित करना है जहां पे सर्व समाज के लिए या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो सबसे पहले हमें भारत से न्याय व्यवस्था को सही करना होगा। भारत से जब तक न्याय व्यवस्था को सही नहीं किया जाएगा तब तक ये जातिवादी रूपी राक्षस कभी नहीं जाएगा। हम लोग कहते तो बहुत हैं कि जातिवाद एक राक्षस है, जातिवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या है क्यों? इसके पीछे, इसकी जड़ में न्याय व्यवस्था या न्याय का समुचित ना होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल यूथ विन इंडिया में फिर से स्वागत है। आज हम खास मुलाकात कराएंगे आपकी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुभांशु आजाद जी से, जो कि अपने क्षेत्र में काफी एक तरीके से प्रसिद्ध है कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और क्या क्या कठिनाइयां इनके सामने आती हैं समाज में लेकर, या किसी प्रकार से देश में, या इनके क्या वैचारिक बातें हैं ऐसी कि जो कि देश के अंदर ऐसी जो समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। तो आइए खास मुलाकात और खास बात करते हैं शुभांशु आजाद जी से। सर आपका नमस्कार। आप जैसे समाज में रह के काम करते हैं तो उसमें ऐसी चुनौतियां जो आपके सामने आती हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मूलभूत जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएं और देश के अंदर कुछ एक अच्छा चीज हो सकता है? जैसे कि हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जातिवाद है। लेकिन जब हम इस जातिवाद की मूल में जाते हैं, जब हम समाज के मूल में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं आखिर जातिवाद पनपता कैसे और क्यों पना जी। इसमें पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता है मेरा वैचारिक मतभेद हो आपके साथ या किसी और के साथ, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें जहां तक मुझे अनुभव होता है और जो मेरे निजी अनुभव है, इस जातिवाद का जनक जी भारत की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है। अब आप ये पूछेंगे कि जातिवाद और कानून से क्या संबंध क्या है? जी, इसके लिए आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हुआ। जी बिल्कुल। मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल रूप से बात करता हूँ जो मेरे साथ घटा। बाकी उदाहरण मेरे पास कई हैं। जी। जब मेरी उम्र लगभग 21 साल के करीब रही होगी, उस समय मैं ब्रिटानिया में जॉब करता था। वहां से एक दिन मैं लौट रहा था और मेरे हाथ में मोबाइल था, जिसको कुछ अपरिचित लोगों ने आके मुझसे छीन लिया और वो मोबाइल लेके चले गए। आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा, कई बार घटना होगा, महिलाओं से सामान छीन। जब मैं उसकी रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो सबसे पहले तो मुझसे सवाल पूछे गए। खैर वो उनका वाजिब भी था सवाल पूछने का। उसके बाद कानूनी तौर पे जो कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट में ये लिखा गया कि मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा पर्स गिर गया, जबकि मेरा ना मोबाइल गिरा था ना मेरा पर्स गिरा था, वो छीना गया था। और आप लोग भी अगर इस माहौल में रह रहे हैं तो आप लोगों की इस बात को अनुभव करते होंगे कि अगर आप कभी किसी चीज की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाएं तो सबसे पहले आपसे रसीदें मांगी जाएंगी। खैर रसीदें भी जायज हैं, लेकिन अगर आप रसीद देने में या मोबाइल जैसी चीज के लिए, तो आपकी ज्यादा पुलिस यही कोशिश करती है कि उस पर गिरे हुई चीज का नाम लिखवा दें, यानी अपना पल्ला झाड़। ये एक बहुत छोटी सी बात है। जब आप और बड़े स्तर पे हुए, जैसे मान लीजिए आपका किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, या आपकी कोई संपत्ति पे कब्जा हो गया, या आपकी कोई चीज ज्यादा जो बड़ी हुई वो चोरी हो गई, तब उस स्थिति में आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि या आपके साथ आपके सम्मान की हानि हो गई या आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया,
किसी ने आपके ऊपर हाथ पैर छोड़ दिया, तो आप तब उस स्थिति में आप ये नहीं, इस संतोष पे नहीं बैठ सकते हैं कि हाँ रिपोर्ट चोरी की थी और उसकी जगह लिख दिया जाए कि कुछ और हो गया। तब आप चाहेंगे कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और जो वाजिब घटना हमारे साथ घटी है वो लिखी जाए। जब आप थाने पहुंचेंगे तो आप जब अपनी वाजिब घटना बताएंगे, और ऐसा होता है, बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है, तब आप पुलिस आनाकानी करेगी, पुलिस ये करेगी वो करेगी, फिर आप क्या करेंगे, सबसे आखिरी में जो एक सरल उपाय होता है, सबसे आखिरी में आप अपने क्षेत्र के नेता को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको पकड़ेंगे, वो लेके जाएगा, आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देगा और आगे की कार्रवाई हो जाएगी। साधारणतः यही होता है समाज में, यूपी के और कानपुर के समाज में मैं यही देख रहा हूँ। नेताओं के इशारों पे एफआईआर लिखी जाती है या नहीं, और ये पर्टिकुलर इसी सरकार में नहीं है, इस सरकार में कुछ बहुत चीजों में रूटीन में चला, ये रूटीन में ही चला आ रहा है, यानी बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था ये रूटीन में ही चली आ रही है। अब जब आप किसी नेता का सहारा ढूंढ रहे हैं, मतलब अपना जो न्यायोचित अधिकार है आपका, वो आपको प्राप्त करने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन, किसी नेता के सहारे की जरूरत पड़ रही है कि हमारी एफआईआर लिखा दो, या हमारे साथ कुछ गलत हो गया है। आपने जब उसकी एफआईआर लिखवाने के लिए आप नेता के पास गए, तो नेता सबसे पहले आप में अपना लाभ देखेगा। अब लाभ देखेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि आप उसके कोर वोटर हैं कि नहीं है, आप उसको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। जब उसने ये बात देखी कि आप उसको वोट नहीं देते हैं, तो या तो वो आपके साथ नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो अनबने मन से जाएगा, यानी आपका काम नहीं होगा। अगर आप उसके कोर वोटर हैं और उसको यकीन है कि आपका पूरा परिवार आपको उसको वोट देगा आपके कहने पे, तो आपका तुरंत हाथों हाथ काम कराएगा, और आपके जो न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो सीधी तरीके से होनी चाहिए, तो क्या आपका क्या टेढ़े तरीके से हो। आप जो इंडिकेट कर रहे हैं एक तरीके से जैसे जात पात पे कहने का मतलब आपका ये इस पे इंडिकेट मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब जब नेता आपसे जोड़ेगा, तो आपकी नेता के तौर पे आपकी पहचान ये है कि आपके पास कितने ज्यादा वोट है। अब आप जब वोट है तो सबसे पहले आपको परिवार देखेगा कि आपका परिवार कितना शक्तिशाली है, फिर आपको ये देखेगा कि वो एक क्राइटेरिया खड़ा करेगा कि आपके जाति के लोग आपकी बात कितना मानते हैं। जैसे एक संघ, आपके पास संघ की शक्ति कितनी बड़ी है बिल्कुल। तो आप संघ बनाने का सबसे सरल तरीका यही है कि जब अपने परिवार के आप बाहर निकलते हैं समाज में, तो आप अपनी जाति ढूंढने लगे, तो एक तरह से संघ बन जाता है। अब इस आधार पे आपके जाति के लोग आपका ही काम करें या आपकी जाति का नेता चुन के आए, तो वो उसका मूल रूप से वो काम हो जाएगा कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो आपकी फुलफिल करे, जो सामाजिक आवश्यकता। इसकी हानि ये होती है कि भारत में जातिवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे हमारे कई मित्र हैं जो मुलायम सिंह से बिलोंग करते हैं, या कई मित्र हैं जो मायावती से बिलोंग करते हैं, जब मैं उनसे ये बात कहता हूं कि आप लोग जाति के आधार पे वोट बैंक क्यों करते हैं, या कुछ व्यक्तिगत हैं भाजपा को वोट कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर नाम को वोट कर रहे हैं, या किसी सिंबल को वोट कर रहे हैं, एक चीज को इंडिकेट करके, तो मैं ये कहता हूं कि आप सही आदमी को वोट क्यों नहीं देते हैं। तो हमारे कई दोस्तों ने हमको बहुत ही सटीक उत्तर दिया, और उसमें उत्तर में दम थी। देखिए, हर व्यक्ति इस बात को इतनी गहराई से नहीं समझ सकता, और ना ही हमारे नेता ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझें। वो हमको बस इसी में फंसाए रहना चाहते हैं कि हम फलाने पार्टी और ढिकाने पार्टी में फंसे रहें, भारत जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप जो यहाँ पे बात कहना चाहते हैं, तो इस बात से तो आशय ये भी निकल रहा है कि भारत की कोई ऐसी मूलभूत जो एक चीज ऐसी जो चूक हो रही है, जो आदमी उसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारत में हर समस्या का मूल न्याय व्यवस्था का सही ना होना, या न्याय सुचारू रूप से नहीं मिल पाना। न्याय से तात्पर्य आपका क्या है यहाँ पर? न्याय से तात्पर्य आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी बात दीजिए कि आपने एक जमीन खरीदी जी, आपने उस जमीन को न्यायोचित उसका मूल्य दिया, सरकारी कागज आपके पास आ गए, आपने उस जमीन का खरीद लिया। एक छोटा सा उदाहरण है, इसी तरह के कई उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद आप उस जमीन को लेने गए, उस जमीन के मालिक जो उस समय उस पे काबिज हैं या उसके परिवार के लोग, उन्होंने उस जमीन को देने से मना कर दिया।
अब होना ये चाहिए कि जब आपने सरकार को टैक्स दिया है, न्यायिक रूप से खरीदी है, तो लेखपाल वगैरह को जाके स्वयं ही सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो जमीन आपको दिला दी, क्योंकि सरकार ने उसका टैक्स लिया है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा होता है? फिर क्या होगा कि जब आप लेने गए जमीन, उन्होंने आपको जमीन नहीं दी, तो आप ये सोचोगे कि अब मैं न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका के पास जाऊं। तो न्यायपालिका का रास्ता इतना कठिन है कि अगर आप अपनी न्यायोचित, जिसको आपने टैक्स दे के लिया, अगर स्वयं आप स्वामित्व है, यानी आप सब कुछ आपके पास है, आप न्यायिक रूप से स्वामित्व है, आपके पास दाखिल खारिज है, जो कुछ भी व्हाटएवर पेपर है, लेकिन उसी जमीन को लेने के लिए आपको केस लड़ना पड़ेगा, केस के लिए वकील को फीस देनी पड़ेगी, अपनी नौकरी पानी को दांव पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको झगड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको अदालतों में कुछ जेमें गर्म करनी पड़ेगी और भी बहुत कुछ। मैं ये नहीं कहता सबके साथ यही होता है, मतलब आपके कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये साधारण व्यक्ति के साथ यही होता, तभी अदालतों से लोग डरते हैं। और समाज की यही स्थिति है कि पुलिस और अदालत का डर है, जबकि पुलिस और अदालत का सम्मान होना चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। जब आप अदालत में गए तो आपको मान लीजिए उस जमीन के लिए मुकदमा आपको 10 साल लड़ना पड़ गया, 10 साल बाद अदालत ने स्टे कर दिया कि हाँ ये जमीन आपकी है। अब ये बताइए कि जो वो 10 साल आपके बर्बाद हुए, क्या वो भारत की न्याय व्यवस्था का डिफॉल्ट नहीं है? जी बिल्कुल। अब आप उस डिफॉल्ट से बचने के लिए क्या करेंगे कि आप किसी एक शक्तिशाली नेता टाइप के व्यक्ति को ढूंढेंगे, जो साधारण व्यक्ति करता है, जो रसूखदार हो। जो रसूखदार हो वो क्या करेगा? जो आपके सरनेम से मैच करता हो, सरनेम से मैच करता हो, या जो आपके प्रति हमदर्दी रखता हो, या उससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, या आपका उससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। अब आप उस नेता के पास जाएंगे, वो नेता आपकी क्षमता देखेगा कि आप कितने शक्तिशाली, उसके लिए क्या क्या लाभान्वित कार्य कर सकते हैं और उसको कितना लाभ हो सकता है। वो आपको सीधे एसडीएम या जो भी न्याय व्यवस्था है, जो कि सीधे आपकी पहुंच में होनी चाहिए, वो उनको फोन मिलाएगा और वो भी जो भी कार्यवाही होगी, आपको जमीन एट अ स्पॉट, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार मिल जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये है हुआ जातिवाद, आपने जातिवाद का सहारा लिया और ये हुआ। अब उसका हानि ये हुआ कि जब आपको ये पता चल गया कि जातिवाद के संग हमने बना के हमने इतनी बड़ी शक्ति, जो अपना न्याय का हक था, वो हमको इस आधार पे मिला, तो जब आपके हाथ पे जो शक्ति जो न्याय के पास होनी चाहिए, जब वो आपके पास आने लगी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास आने लगी, तब आप निरंकुश होंगे और अगली बार आप न्याय के लिए नहीं, शोषण के लिए बढ़ेंगे। एक जैसे हमारे कई मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमारी दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो पर्टिकुलर इस सरनेम वाले लोगों पे मुकदमे बढ़ जाते हैं, धाराएं बढ़ जाती हैं, ये सब हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सरनेम की पार्टी रहे या जातिगत पार्टी रहे, जबकि होना ये चाहिए था। और उसके विपरीत जब दूसरे दल वाले लोगों से पूछे या दूसरी जाति या मानसिकता वाले लोगों से जब आप बात करें तो भी यही बात कहते हैं। यानी यहाँ पे मूल रूप से समस्या जातिवाद नहीं है, यहाँ है मूल रूप से समस्या न्याय का ना मिल पाना, इस कारण से जातिवाद को यहाँ पे बढ़ावा और हमारी सरकारें सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी वो कदम आजादी के इतने सालों बाद अभी पर्याप्त नहीं है। तो आपका जिस तरीके से आपने इस बात को उठाया और इसके बाद आपने योगी जी का नाम लिया, अगर आपके मुद्दे, आपके ही बातों पे यदि देखा जाए तो किसानों का जो आंदोलन इस समय हो रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन के मूल रूप में मैं ये देखता हूं कि किसान आंदोलन में ना पूर्ण रूप से सरकार गलत है और ना पूर्ण रूप से किसान गलत है। किसानों को और सरकारों को परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, अन्यथा जो कि सही न्यायिक रास्ता है, धरना या अपनी बात को मनवाने के लिए ट्रेन रोकना या गाड़ी रोकना या जाम करना, ये सब मजबूरियां में होता है जब न्याय नहीं मिलता। अगर भारत की न्याय व्यवस्था उचित हो और शक्तिशाली हो और जिसमें सबका विश्वास हो, तो क्या किसान अदालत नहीं जा सकते? बिल्कुल भाई, अगर किसान सड़क पे खड़े हैं तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम का ही फेल्योर है भाई। लेकिन जैसे आपने ये बात बताई है कि मतलब कि आपस में वार्तालाप होना चाहिए, जब गवर्नमेंट की तरफ से 6 से 7 बार वार्तालाप का प्रस्ताव भी उनको दिया गया, अलग अलग तरीके से प्रस्ताव भी दिया जा रहा है,
तो फिर भी ये यहाँ पर मतलब किसान अपनी एक हट लेके बैठ जाना कि मतलब कि नहीं देखिए, हट धर्मिता किसी भी समस्या का हल नहीं है जी। हट धर्मिता नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का हल है न्यायोचित न्याय व्यवस्था होना। अगर आपके पास एक अच्छा न्याय का साधन है और उस साधन पे आपको और दूसरे पक्ष को भी विश्वास है जी, तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे एक छोटे मूल रूप में बहुत छोटी सी बात करते हैं, जैसे आपके घर में आपके पिताजी जी, आप दो छोटे भाई हैं, किसी एक ने आपकी पेंसिल चुरा ली या आपने उसकी पेंसिल चुरा ली, तो आप क्या करोगे? एक दूसरे के प्रति मारपीट करोगे कि ये तरीका सही है कि आप अपने पिता के पास जाएं और पिता कह दे कि भाई ये पेंसिल इनकी है, इनको प्रदान करीजिए, आपको आपके पास वार्तालाप यानी एक न्याय व्यवस्था आपके पिता ने घर में काबिज करी, तभी आप लोग रह पाए जी। भारत में जो मूल रूप से समस्या है वो न्याय का ना मिल पाना, जबकि भारत के संविधान में मूल अधिकारों में न्याय व्यवस्था का मुफ्त और अच्छी तरह से सर्वसुलभ होना आवश्यक है, लेकिन ये आज तक कभी लागू नहीं हुआ। न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है कि औरतों के जेवर, घर के बच्चों की जमीनें, ना जाने घर क्या क्या बिक जाता है इस न्याय व्यवस्था में न्याय पाने के लिए। कुल मिला के आपका जो कहना है वो न्याय व्यवस्था पे ही है कि न्याय आप व्यवस्था का किसी भी समस्या के मूल में जाएं, चाहे जातिवाद हो, भ्रष्टाचार हो। जैसे किसी ने आपसे 500 रुपए मांगे, अब सरकारी आदमी है, आपने उसको 500 रुपए देते हुए आपने वीडियो बना लिया या कुछ कर लिया, लेकिन इस बात को आपको साबित करने के लिए अपना पैसा लगाना पड़ेगा और कहीं पे भी आपको अदालत जाना पड़ेगा और सरकारी आदमी वहीं अपना केस लड़ता रहेगा खड़ा, यानी आपका परस्पर समय बर्बाद हो रहा है। यानी न्याय पाना भारत में बहुत कठिन है। और न्याय जब नहीं मिलता, जैसे आप कोई भी अपराधी देखें जी, कोई भी अपराधी देखें, प्रारंभ में जैसे आपने पिक्चर देखी पान सिंह तोमर जी, उस पिक्चर के मूल में आपको लगेगा कि इन भाइयों ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया, यानी भाइयों की नियत पर। जी नहीं, उस पिक्चर के मूल में भी न्याय ना मिल पाना ही व्यवस्था थी। पान सिंह तोमर न्याय के लिए बंदूक उठाई उसने जी। मैंने एक वेब सीरीज देखी अनंत पाल सिंह, उस वेब सीरीज में न्याय ना मिल पाना, अनुचित रूप से उसको थाने में बंद कर देना, शिव प्रकाश शुक्ला, सबकी व्यवस्थाएं न्याय ना मिल पाना थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और ये इतने आगे निकल गए कि कानून इनके आगे छोटा होने लगा, फिर गोली बंदूक ना जाने क्या क्या हुआ जी। अंत में समाज को घातक परिणाम सहने पड़े, अपराधी के रूप में ये लोग निकले। तो क्या अगर हम लोग एक समुचित न्याय व्यवस्था कायम कर दें, तो क्या ये जैसे कि अनंत पाल सिंह में मुझे दिखाया गया कि वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए थे जी। क्या हमने एक आईपीएस नहीं खो दिया अपनी दुर्व्यवस्था के कारण? जी। पान सिंह तोमर पिक्चर में क्या हमने एक एथलीट और एक देशभक्त फौजी नहीं खो दी? बिल्कुल। आप जिस भी समस्या के मूल में जाएंगे, भारत में सबसे बड़ी समस्या न्याय ना मिल पाना है। तो इसके लिए क्या कदम ऐसा उठाया जाए कि आपको लगे कि हाँ ऐसा गवर्नमेंट अगर करती है तो कुछ इसमें कुछ अच्छा हो सके? इसके लिए सबसे पहले बहुत सी अच्छी चीजें योगी जी द्वारा कुछ कदम अच्छे उठाए गए हैं जी। जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेन करना जी। अब आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। न्याय त्वरित होना चाहिए और त्वरित होना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। हर मुकदमे के लिए एक तय सीमा तय होनी चाहिए कि हम इतने दिन में इस चीज के लिए आपको न्याय दे देंगे। कैटेगरी वाइज उसको कैटेगरी वाइज है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब बहुत न्याय की मांग उठती है, जैसे किसी बलात्कार के लिए, तो बलात्कार के लिए जब बहुत मांग उठी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिया गया। अब आप ये बताइए कि क्या हर बच्ची के बलात्कार के लिए हम फास्ट ट्रैक के लिए की मांग करते हैं? रात को 12 बजे अदालत खुल रही है। बिल्कुल। क्या हम फास्ट ट्रैक की मांग करते हैं? हर बच्ची क्या इतनी भाग्यवान होती है कि उसके लिए आप फास्ट ट्रैक की कोर्ट की हर बच्ची के लिए व्यवस्था हो जाती है जी। और कानून व्यवस्था सही ना होना, जैसे अंडर ट्रायल,
एक अपने ना कानून आया था, अपने ना कानून बड़ा ही विडंबनीय स्थिति में, सामाजिक स्थिति में कानून बड़ी विडंबनीय स्थिति में। जैसे हमारे ना कुछ समय पूर्व बच्चियों का शोषण होता था, बहुओं का जला के मार दी जाती थी, ये सब दहेज प्रथा। जी एक कानून बन गया दहेज प्रथा, जी कानून सब उससे परिचित। कुछ समय तो कानून वो सीधे चला सुचारू रूप से, उसके बाद उस कानून का क्या हुआ, उसका गलत उपयोग होने लगा। इतना गलत उपयोग हुआ कि उसमें नंद नंदोई सबके नाम आ गए, जो बेचारे बाहर रह रहे थे उनके भी नाम आ गए, और सब अंत में सरकार को अपने कानून पे फिर विचार करना पड़ गया, और दहेज प्रथा के कानून को, जो कि एक अच्छा कानून था जी, लेकिन न्यायोचित ना होने के कारण, एक सही दिशा में ना होने के कारण उस कानून पे पुनर्विचार हुआ, क्योंकि उससे शोषण होने लगा। कई आज भी लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं और जेल में बंद हैं। जो व्यक्ति अंडर ट्रायल होने के बावजूद जेल में बंद है, ये या तो आप पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा धन है तो आप अच्छा वकील करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत लीजिए, अपने घर बैठिए। यही हो रहा है। जैसे लालू यादव, इतना इन्होंने भ्रष्टाचार करा, और भ्रष्टाचार के बाद लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा करी। यही नहीं, बहुत से नेता हैं, बहुत से व्यापारी हैं, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आज जेल में मजे कर रहे हैं, या जेल के बाहर हैं, अंदर है बाहर है, ये शोध का विषय है जी। तो भारत की न्याय, क्या हम ये अपने समाज को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप गुंडे बने तब आपको न्याय मिलेगा, तब आपकी लोग सुनेंगे, या आप एक साधारण व्यक्ति, साधारण शहरी हो? जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है, वो यही कहता है आपके काम होंगे, बिल्कुल आपके काम होंगे। एक साधारण व्यक्ति, जो साधारण नागरिक है, उसके क्या कार्य होते हैं? उसको रोजगार मिले जी, उसकी बहन बेटी वो सम्मान से जी सके समाज में, उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट ना हो, बिजली पानी सड़क ये सब व्यवस्था, ये आम चीजों में, ये आम। लेकिन फिर क्या होता है? आपके काम होंगे का मतलब ये हो जाता है कि आपको हम कानूनी प्रोटेक्शन भी देंगे जी, आपका कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर पाएगा, आपको पुलिस या अदालत, हम कानून से ही बचाएंगे, या आपको कानून की मदद दिलाएंगे। क्या लेकिन फिर भी तो नहीं हो पाता है, फिर भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? उसका भी बड़ा मजेदार जवाब है। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी पहुंच किसी नेता के पास है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की भी पहुंच किसी ना किसी सत्तारूढ़ या विपक्षी नेता से होती है जी, बिल्कुल। अब फिर वहां वो परस्पर एक दूसरे की शक्तियां लगाते हैं, उसके बाद कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता है काम। ऐसा नहीं होता भारत में। जब तक एक समुचित न्याय व्यवस्था जो सर्व सुलभ हो और सबकी पहुंच में हो, जब तक ये नहीं होगी, तब तक भारत में किसी भी प्रकार का जातिवाद कभी समाप्त नहीं होगा। अगर न्याय व्यवस्था जो बना रहे हैं और यदि वही उसी से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या आप इसको किस निगाह से देखेंगे? जैसे पश्चिम बंगाल का दिखा रहा है। स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूँ कि जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है, जो पुलिस का काम है, वो मूल रूप से गरीब व्यक्ति या समाज के शोषित वर्ग को दबा के रखना। जो धनवान है, जो बलवान है, वो पुलिस से नहीं डरता है जी। आप और हमारे जैसे लोगों के लिए पुलिस बनी है, शोषण कर सके, परेशान कर सके। कुछ हद तक सुरक्षा भी देती है पुलिस, नहीं कुछ हद तक सुरक्षा भी देती है, लेकिन क्या जिस शक्ति के साथ, जैसे आप एक एसडीएम के पास साधारण चले जाएं, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा बात। और वहीं आप किसी नेता के रिश्तेदार हैं जी, बिल्कुल, और वो सत्तारूढ़ है, फिर आप देखिए दोनों में क्या अंतर, दोनों डिफरेंट आते हैं। जबकि न्याय व्यवस्था सर्व समाज के लिए एक होनी चाहिए। अगर न्याय व्यवस्था, और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये बात ये जानती हैं, और हम लोग को ये बताएगी नहीं, और हम लोग इस बात पे कभी ध्यान नहीं देंगे। हम लोग क्या है, अच्छा ये शुक्ला है, ये यादव है, ये है, जात पात पे ये बात, अच्छा बस हम लोग उसी में खोए रहते हैं। अच्छा आज हमारे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, हमारी पार्टी को आने दो, हम तुम्हारे साथ भी गलत है, हम तुम्हारे साथ करेंगे, ये होता भी है। फिर क्या इसके परसेंटेज भी होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब उसकी बारी आती है तो आपके साथ गलत करता है, तो यानी गलत पे गलत का सिलसिला चलता है, और सहारा कानून कर लिया जाता है। जबकि
जैसे एक उदाहरण देता हूं, दहेज प्रथा के कानून में, दहेज प्रथा के कानून का खूब दुरुपयोग हुआ जी, जबकि इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो गर्ल्स को सेफ्टी प्रदान करने के लिए अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन क्या हुआ, फिर गर्ल्स ने इसको पैसा नोचने का, सबने बहुत सी चीजें मतलब अपनी अतृप्त भावनाओं को पूरा करने के लिए, कई बार लड़के की माँ से नहीं पट रही है, लिखवा दिया दहेज का मुकदमा, घर चली गई, नहीं पट रही है लड़के से, विचारिक मतभेद होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते हैं। अब आपका उनके साथ संबंध नहीं हो रहा है तो बस घर गई और उन्होंने अपना दहेज मुकदमा लिया कि इन्होंने मुझे मारा, ये मारा, ये सब हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं भी घटी जिसमें हरिजन एक्ट भी आता है जी। हरिजनों को साथ पहले बहुत दुराचार हुआ, कई चीजें बहुत गलत हुई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब हमने उनके लिए विशेष अधिकार दे दिया, एक विशेष एक्ट दे दिया, तो क्या हुआ, हरिजन एक्ट के गलत मुकदमे आने लगे। कई बार अदालतों को पता चला कि गलत मुकदमे हो रहे हैं जी, फर्जी में फंसाया जा रहा है, राजनीतिक दुश्मनियां निकाली जा रही हैं। न्याय व्यवस्था क्या राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए है? न्याय व्यवस्था सर्व समाज के व्यक्ति को विशेष अधिकार देना, सर ऊंचा करके जीने का अधिकार देने के लिए जी। तो आप जैसे भी यूपी में है, कानपुर में, तो आपको यहाँ पर योगी जी के जैसे शासन की बात की जाए तो यहाँ पर आप उनके शासन को लेकर और जो इसके पहले जो शासन था जिस गवर्नमेंट का, तो उस शासन में मतलब दोनों के बीच में क्या अंतर दिख रहा है? दोनों के बीच में मैं बहुत बड़ा अंतर पाता हूँ। आज कुछ चीजें पहले से काफी बेहतर हैं, लेकिन इस चीज से मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ और ये पूर्ण भी नहीं है। जब तक सर्व समाज के लिए यानी सभी के लिए, इवन इफ इट इज अपर क्लास, मिडिल क्लास, बैकवर्ड क्लास, वॉट एवर, इट इज गर्ल, वुमेन, बॉय, चाइल्ड, वॉट एवर, कुछ भी हो, कोई भी हो, जब तक सबके लिए न्याय सुलभ नहीं हो जाता तब तक मैं सफलता नहीं मानता। जब तक एक साधारण व्यक्ति ये ना कह दे कि अदालतें न्याय देती हैं और जल्दी देती हैं, अदालत में जाके न्याय की अब मांग करनी चाहिए, जब तक सर्वसाधारण को अदालतों पे और न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं आ जाता तब तक मैं इसे देश का फेल्योर ही मानूंगा। लेकिन फिर भी जो आपसे हमने बात पूछी है कि पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट में आप कितना परसेंटेज किया? बहुत बेहतर। अच्छा है, मैं 30% तक का अधिक बेहतरी पाता हूँ। बेहतरी पाते हैं आप यहाँ पर। अच्छा, किसानों का मुद्दा जैसे आज के समय में राष्ट्र पे पूरे देखा जाए तो हर एक गांव शहर से गुजर रहा है इस समय। ये एक ऐसा चर्चा का विषय बन गया है कि हर एक व्यक्ति की जबान पर, मतलब हर एक पेपर न्यूज पे किसी में आप देखेंगे तो सिर्फ एक यही मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं वो कुछ किसानों के हित में है मेरी दृष्टिकोण, लेकिन वो पूर्ण रूप से कोई भी चीज पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। उस पे हमेशा संशोधन या सुधार की गुंजाइश होती है। नहीं, संशोधन करने की तो अच्छा। उसके बाद किसानों को सर्वप्रथम अपनी हठ धर्मिता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और आपने अभी देखा कि इस आंदोलन में कुछ लोगों ने इसको खालिस्तानी रंग देने की कोशिश किया, कुछ लोगों ने हिंदुओं की माँ बहनों को गालियां बकी। बात हो रही है यहाँ पे हमारी आपकी न्याय जी, किसानों के न्यायोचित हक की। वहां पे जब आप हिंदुओं की बात करेंगे या किसी समाज की बात करेंगे या किसी पार्टी की बात करेंगे तो आप उस समाज को भी अपना दुश्मन बना के खड़ा करें। तो क्या आप ये उचित मानते हैं? बिल्कुल। किसी जैसे किसान आंदोलन हो रहा है थी उसमें किसी विपक्ष पार्टियों का आना, बोले तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का आना वहां पर, क्या आप इसको सही मानते हो? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियां, ये मेरे हिसाब से निर्णय किसानों को करना चाहिए, किसानों कि आपको अपना आंदोलन जी राष्ट्र हित में करना है या आपको अपना आंदोलन किसी के व्यक्तिगत राजनीतिक हित में करना है। जैसे अपने यूपी में अभी कुछ दिनों पहले कांड हुआ था, एक दलित जी
तथाकथित जी बच्ची के साथ कुछ दुष्कृत्य हो गया और उसमें करने वाले दूसरे जो विपक्ष थे, विपक्षी लोग थे, उसमें कुछ अपर क्लास के थे या क्या, बहुत सी चीजें थी, हाँ। बहुत सी हकीकतें थी, ईश्वर जाने और भारत की न्याय व्यवस्था जाने। लेकिन उसको कितना कवरेज मिला, सारी राजनीतिक पार्टियां दौड़ दौड़ आई, लोगों ने बड़ा भाभी भतीजावाद सब वहां चला जी। फिर क्या हुआ, आखिरी में आज उस परिवार की स्थिति, सबने अपनी रोटियां सेकी और चले गए और दोनों परिवार की स्थिति अब आप अकेले हैं और एक दूसरे के परस्पर सामने हैं। बिल्कुल। और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चली गई। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत में अगर यहीं पे न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी होती और किसी भी को ये मतलब क्या कहते हैं, किसी भी पक्ष को ये विश्वास ना होता कि हमारे साथ अन्याय होगा, तो क्या इन राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का मौका मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इस बात का मौका इसीलिए उठाया ना कि आप इस वर्ग के हैं, आपके साथ ये हुआ, आप उस वर्ग के हैं। क्या भारत का संविधान इस आधार पे चलेगा कि हम किस वर्ग के हैं तब हमें न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछता हूँ, क्या एक जर्नल को ये अधिकार दे दिया है भारत के संविधान ने कि वो हरिजन पे या ओबीसी पे अत्याचार करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक हरिजन को या ओबीसी को ये अधिकार मिल गया है कि वो जर्नल पे अत्याचार करे? जब भारतीय न्याय व्यवस्था ने सबको एक लाइन में खड़ा करा है, तो आप ये कौन होते हो कहने वाले कि आज जर्नल पे अत्याचार हुआ या ओबीसी पे अत्याचार हुआ? इसका मतलब सीधे रूप में कि ये आप भी स्वीकार करते हो कि भारत की न्याय व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जो अभी तक न्याय व्यवस्था और जात पात पे लेके जो भी आपने कहा अभी तक, तो उम्मीद करते हैं कि इसको देख के, इस वीडियो को देख के कानून व्यवस्था पे शायद कुछ सरकार कुछ सख्त नियम और लाए। और आप क्या कहना चाहेंगे? विकास भाई, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को, पूरे सर्व समाज को बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और सरकार तब तक कोई काम नहीं करती है जब तक उसके ऊपर समाज का दबाव नहीं होता। सरकारें ये काम कभी नहीं करेंगी, क्योंकि आज चुनाव लड़ने का सबसे सरल तरीका आप जानते क्या है? सबसे सरल तरीका ये है कि आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में घूमें जी, वहां के किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उस जाति का हो, जहाँ पे वहां पे उसकी संख्या सबसे ज्यादा हो जी, जो आपको सबसे ज्यादा वोट दिला, और उस जाति के लोगों के न्यायिक कार्य या सामाजिक कार्य उस व्यक्ति के माध्यम से आप कराना शुरू करवा दें जी। यानी कोई हमारे समाज से कोई एक आदमी उठ के खड़ा हो जाए और वो सर समाज का ठेकेदार हो जाए और वो उसका काम कराने लगे, बस आप उसको टिकट दे दे, वो जीत जाएगा। क्या इस आधार पे अब हमारी न्यायपालिका या विधायिकी चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है फिर यहाँ पर पूर्ण रूप से। और जब तक न्याय व्यवस्था सर्व सुलभ, सर्व समाज जी के लिए नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, अंबानी से लेके एक सड़क पे चलने वाले ठेले वाले व्यक्ति तक का सम्मान समान होना चाहिए जी, और उसके लिए भी समान न्याय होना चाहिए। लेकिन क्या एक ठेले वाला व्यक्ति उस न्याय को आज पा पाता है जो बड़े बड़े नेताओं के लिए पा जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून व्यवस्था का बहुत ही लचीलापन होना और इसका कुछ तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो गलत तरीके से इसका यूज करना यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा है इस समय है, जो सुधांशु जी ने हमें बताया और जो इनके सामने जो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुद्दे जो अभी जो आग की तरह हमारे समाज में जो फैले हुए है, लेकिन उस पर किसी का मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो इस पे सरकार शायद ध्यान दे और इस मुद्दे का जो भी समस्या का जो भी हल हो सके उसको हल करने का कष्ट करेगी। तो आप देख रहे थे यूथ विन इंडिया और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार में मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी और समझदार लोग बैठे हैं और वो इस बात को समझते हैं जी, वो कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे न्याय सर्वसुलभ हो और शीघ्र मिले और सस्ते दर पे मिले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ न्याय मुफ्त मिले, वकीलों को फीस देने की आवश्यकता ही ना हो।
एक गरीब आदमी वकीलों के लिए फीस कहां से लाएगा? वो अपना घर बार चलाएगा कि वकीलों की फीस लाएगा? पैसे से कहां तक न्याय कोई खरीद सकता है? तो सरकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि सारी न्याय व्यवस्था मुफ्त और अति शीघ्र हो। सारी न्याय व्यवस्था को मुफ्त किया जाए और ऑनलाइन किया जाए। जी, वंदे मातरम।